बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला पे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो गैस लॉज में एक और लॉ आज हम स्टडी करेंगे। तो इसके बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे, फिर इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि आखिर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि किसी भी गैस का अगर हमने पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे। इसके साथ साथ इस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यूज हैं, खासकर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमडी कैट है, ई कैट है, पीपीएससी है, या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, तो इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे मैं उनको कवर करवाने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है जी, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हिस्ट्री की बात करें तो ये लॉ किसने पेश किया था? तो प्यारे बच्चों, एक साइंटिस्ट थे हमारे पास जिनका नाम था जोहन डाल्टन। ठीक है, जोहन डाल्टन। इन्होंने 1801 में इस एम्पिरिकल लॉ को ऑब्जर्व किया था और 1802 में इस लॉ को पब्लिश किया गया था। ये है इसकी ब्रीफ हिस्ट्री। ठीक है, अब चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ कि आखिर डाल्टन्स लॉ हमें क्या कहता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कहती है जी टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of their individual partial pressure। अब इसको मैं आसान लफ्जों में आपको समझाता हूँ। देखो, मेरे पास एक वेसल है, कंटेनर है, उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस है। मतलब मैंने उसमें तीन गैसेस ले ली हैं, गैस 1, गैस 2 और गैस 3। और वो गैसेस कौन सी हैं ये चीज याद रखनी है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं उस पूरे मिक्सचर का प्रेशर, टोटल प्रेशर निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग मैं उस मिक्सचर में मौजूद हर गैस का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर निकालूंगा, उनको सम करूंगा। सम करने से जो मेरे पास प्रेशर आएगा वो उस पूरे मिक्सचर का टोटल प्रेशर होगा। ठीक है, अब इसको मजीद एग्जांपल से हम एलैबोरेट करेंगे, लेकिन उससे पहले ना बच्चों दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस क्या होती हैं, दूसरी चीज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है। ये दो चीजें अगर आपने अच्छे से समझ ली, इनका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो समझो डाल्टन लॉ भी खत्म हो गया और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो पहली चीज क्या है जी, मेरे पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपने डाल्टन्स लॉ को ओबे करना है तो आपके पास जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होगा उनमें गैसेस वो लेनी है जो नॉन रिएक्टिंग है। नॉन रिएक्टिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो गैसेस आपस में किसी भी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन ना करें, दे डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद ईच अदर। उन गैसेस को हम क्या बोलेंगे, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। फर्दरमोर कि उनके दरमियान किसी भी किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं पाई जानी चाहिए, तो ऐसी गैसेस को हम क्या बोलेंगे, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ठीक है, अब एमसीक्यू की बात करूं तो आपके पास एमसीक्यू आ सकता है कैसे कि which of the following mixture of gases obey डाल्टन्स लॉ। ठीक है, आपको वो ऑप्शंस में 4 मिक्सचर्स दे देता है और आपसे पूछता है कि बताएं इनमें से कौन सा जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है वो डाल्टन लॉ को ओबे करेगा। मिसाल के तौर पर प्यारे बच्चों, मेरे पास यहाँ पे आ गया जी अमोनिया और HCl गैस का मिक्सचर। ऑप्शन बी में है मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन का मिक्सचर। ऑप्शन सी पे है मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिक्सचर। और ऑप्शन डी पे है मेरे पास हाइड्रोजन प्लस मीथेन और प्लस हीलियम गैस का मिक्सचर।
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अब एक चीज याद रखनी है कि डाल्टन लॉ को ओबे वो वाला मिक्सचर करता है जिसमें नॉन रिएक्टिंग गैसेज होंगी जो आपस में रिएक्ट नहीं करती। तो अगर इन तीनों में देखें, ये गैसेज भी आपस में रिएक्ट कर जाती हैं, ये भी कर जाती हैं, ये भी कर जाती हैं। ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेज है हमारे पास हाइड्रोजन, मीथेन और हीलियम का, ये गैसेज अगर आप एक कंटेनर में बंद करोगे तो ये आपस में किसी भी किस्म का केमिकल रिएक्शन नहीं करती। तो इन गैसेज को हम क्या बोलेंगे? नॉन रिएक्टिंग गैसेज। अब मैं आपको फर्दर कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं, कुछ ऐसे मिक्सचर ऑफ गैसेज की जो डाल्टन लॉ को ओबे करते हैं और कुछ ऐसे मिक्सचर ऑफ गैसेज की जो डाल्टन लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक है, तो यहां मैं एक कॉलम बना लेता हूं, मिक्सचर that obey Dalton's law। ठीक है, और यहां पे कौन से मिक्सचर आएंगे? that do not obey Dalton's law। ठीक है, अब जो ओबे नहीं करते उनमें प्यारे बच्चों मेरे पास पहला जो है वो आ जाता है अमोनिया और HCl का। ठीक है, इसी तरीके से SO2 और Cl2 का मिक्सचर है। देन मेरे पास SO2 और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। इसी तरीके से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का मिक्सचर है। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ ऐसे मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं कि जब आप इनको कंटेनर में लोगे तो ये आपस में रिएक्ट कर जाती हैं, और अगर वो रिएक्ट कर जाएं तो वो डाल्टन लॉ को ओबे नहीं करेंगी। अब कुछ गैसेस के मिक्सचर ऐसे हैं जिनको आप कंटेनर में लोगे तो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करती, मतलब नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सचर। तो उनमें आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन प्लस हीलियम प्लस मीथेन, एक ये मिक्सचर है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन की। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर की। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ये आपके लिए एमडी कैट या ई कैट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे एमसीक्यूज के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि डाल्टन लॉ तभी ओबे होगा जब आपके पास कौन सी गैसेस का मिक्सचर होगा? नॉन रिएक्टिंग गैसेस का। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड, पार्शियल प्रेशर क्या होता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हमने बात करनी है पार्शियल प्रेशर की। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस? क्या होता है जी? ठीक है, अब इसको समझने के लिए ना छोटी सी एग्जांपल का सहारा लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक है कंटेनर, ठीक है, इसका मैंने वॉल्यूम रखा 10 dm³ और इसका जो मैंने टेम्परेचर रखा वो लेट्स सपोज रखा 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर प्यारे बच्चों मेरे पास मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस है और मेरे पास तीन गैसेस हैं। ये मेरे पास आ गई गैस 1 के मॉलिक्यूल, गैस 1, ठीक है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों ये मेरे पास आ गई गैस 2 के मॉलिक्यूल, ये आ गई मेरे पास गैस 2, ठीक है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों इसमें एक और गैस भी है और ये गैस 3 के मॉलिक्यूल्स आ गए, ये मेरे पास इस तरीके से। लो जी, ये है जी जनाबे वाला गैस नंबर 3। ये है मेरे पास एक मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें तीन नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, गैस 1, गैस 2 और गैस 3। डाल्टन लॉ क्या कहता था कि अगर आपने इस टोटल मिक्सचर का प्रेशर निकालना है, आप क्या करोगे, इन तीनों गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का सम कर दो तो वो आपके पास इस टोटल मिक्सचर ऑफ गैस का क्या आ जाएगा? प्रेशर। समझ आ गई बात की। अब हमने ये समझना है ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है। प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूं, मैं एक और कंटेनर लेता हूं सेम इसी तरीके का, ठीक है, और इसका वॉल्यूम मैंने रखा 10 dm³ और इसका टेम्परेचर भी मैंने रखा 40 डिग्री सेल्सियस। अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक गैस को निकाल के इधर ले आता हूं। मिसाल के तौर पर मैंने गैस 3 को है ना यहां से निकाल के इधर लेके आ गया, ये यहां पर, ठीक है। अब ये कौन सी थी, यहां पे गैस 3। अब समझना बात को, मैंने क्या किया, मैंने किया कि मैंने इस मिक्सचर में से गैस 3 के मॉलिक्यूल्स को निकाल के एक अलग कंटेनर में बंद कर दिया। अब और इसका वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, सेम। तो ये गैस जब ये अकेली इस कंटेनर में प्रेजेंट है
सेम टेम्परेचर और वॉल्यूम पर, तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन, और वो जाके टकराएंगे वॉल से और उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो जो प्रेशर वो यहाँ पर अकेली गैस लगा रही है वो उसका क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अच्छा, अब ना मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। ये इसकी एक सेपरेट डेफिनेशन है जो आपकी बुक में मेंशन्ड है, मैं आपको इसका आसान सा तरीका बताता हूँ। क्या है, देखो, प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस बिल्कुल सेम चीजें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। फर्क क्या है, फर्क एक छोटा सा है, जस्ट हमने उसका नाम तब्दील किया है। और नाम क्यों तब्दील किया उसकी वजह सुनो। देखो, यहाँ पे ये गैस अकेली प्रेजेंट है, ठीक है, अकेली है, तो इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे जाके ये वहां से टकरा रहे हैं, ये इधर टकरा रहा है, इधर टकरा रहा है और प्रेशर लगा रहे हैं। मैं इसको बोलूंगा यहाँ पे गैस 3 का प्रेशर है, ठीक है। लेट्स सपोज कोई भी है, मैं मान लेता हूँ इसका प्रेशर जो है ना 40 टॉर है, ठीक है, मैंने एग्जांपल के तौर पे मान लिया। कितना है, 40 टॉर। अब जब ये गैस यहाँ पे थी, अकेली थी, मैं कह रहा था प्रेशर ऑफ गैस नंबर 3 इज 40 टॉर। अब जब मैंने इस गैस को यहाँ मिक्सचर में डाल दिया, अब ये क्या आ गई है, एक मिक्सचर के अंदर उसका कॉन्स्टिट्यूएंट बन गई है, यानी अब ये एक मिक्सचर का कंपोनेंट बन गई है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि गैस 3 का प्रेशर कितना है, अब मैं स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करूंगा, मैं ये कहूंगा कि इस मिक्सचर का कंपोनेंट होने के नाते गैस 3 कितना प्रेशर लगा रही है। समझ आ रही है बात की, यानी ये जो मिक्सचर है ये कुल है, ये तीनों गैसेस उसके जुज्व हैं, यानी गैस 1 इस मिक्सचर का जुज्व होने के नाते कितना प्रेशर लगा रही है, गैस 2 इस मिक्सचर का जुज्व होने के नाते कितना प्रेशर लगा रही है, गैस 3 इस मिक्सचर का जुज्व होने के नाते कितना प्रेशर लगा रही है। यानी मैं और चेंज करूं स्टेटमेंट को, तो मैं कहता हूं कि इस मिक्सचर में गैस 3 का जुज्वी प्रेशर कितना है, इस मिक्सचर में गैस 2 का जुज्वी प्रेशर कितना है, इस मिक्सचर में गैस 1 का जुज्वी प्रेशर कितना है, और जुज्वी प्रेशर ही को तो पार्शियल प्रेशर कहते हैं। समझ आई बात को, क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, समझ आई बात सेम है, जितना प्रेशर ये गैस यहाँ पे लगा रही है अकेले, मिक्सचर में जाके भी वो गैस उतना ही प्रेशर लगाएगी, बस हमने नाम चेंज कर दिया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये गैस अकेली है, यहाँ अब ये मिक्सचर का कंपोनेंट बन गई है, तो एज अ कंपोनेंट होने के नाते, एक मिक्सचर का जुज्व होने के नाते वो गैस जितना प्रेशर लगाएगी उसको जुज्वी प्रेशर या पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। बस यहां तक बात क्लियर है, हो गई क्लियर, चले आगे चले जी। अब बात को समझना है, यहां तक तो पार्शियल प्रेशर की बात खत्म होगी। मैंने एक जुमला बोला ये कि जब ये गैस यहाँ पर अकेली मौजूद है, ठीक है, तब भी ये उतना प्रेशर लगा रही है, जब ये मिक्सचर में जाएगी तब भी उतना प्रेशर लगाएगी। अब जब मैंने ये बात बोली, आपने इसके बारे में थोड़ा सा सोचा, सोचकर आप थोड़ा सा परेशान हुए। परेशान क्यों हुए, सवाल क्या था, सवाल ये बना कि सर जी जब ये गैस अकेली इस मिक्सचर में मौजूद है, इस वेसल के अंदर कंटेनर में मौजूद है, ठीक है, इसका ये मॉलिक्यूल गया सीधा गया टकराया, इसका ये मॉलिक्यूल जाके टकराया, इसका ये मॉलिक्यूल ऐसे टकराया, इसका मॉलिक्यूल ये ऐसे टकराया, तो ये मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से टकराए, उन्होंने प्रेशर एक्सर्ट किया, मैंने बोल दिया गैस 3 का प्रेशर 40 टॉर है, ठीक है। अब सर जी जब आपने इस गैस को यहाँ मिक्सचर में डाल दिया है, तो मानो कि ये जो गैस 3 का ये मॉलिक्यूल जाके ऐसे टकराया, इसने यहाँ भी प्रेशर लगाया। अब ये वाला मॉलिक्यूल जब दीवार से टकराने जा रहा था, तो बीच में ये वाले मॉलिक्यूल भी हैं गैस 2 के, ये आके इससे टकराया और इसने इसका जो पाथ है वो चेंज कर दिया, और गैस 3 का ये वाला मॉलिक्यूल दीवार से टकरा ही ना सका। तो सर जी यहाँ पे माना अगर 10 मॉलिक्यूल टकराए, मिसाल के तौर पे 40 टॉर प्रेशर था, यहाँ तो 10 मॉलिक्यूल टकराएंगे ही नहीं। पॉसिबिलिटी है कि वो मॉलिक्यूल टकराने जा रहा था वाल से, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल ने टक्कर मार के उसका रास्ता बदल दिया कोलाइड करके, तो फिर तो वहां उतने मॉलिक्यूल्स टकराएंगे ही नहीं, वहां तो इतना प्रेशर हो नहीं सकता। फिर आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ का प्रेशर और वहां का प्रेशर सेम है, कि जब गैस अकेली है तब भी उतना प्रेशर 40 टॉर लगाएगी, जब मिक्सचर में जाएगी तब भी उतना प्रेशर लगाएगी। सवाल है ना, ये चीजें होती हैं, आप टॉपिक के अंदर डीप जाया करें, ठीक है, टॉपिक के कंसेप्ट को समझा करें, गहराई को समझा करें, चीजों को फरोला करें। अगर आपने एमडी कैट या ई कैट क्लियर करना है, आपको कंसेप्ट्स क्लियर होने पड़ेंगे। कंसेप्ट्स क्लियर तभी होते हैं जब आप चीजों को एक्सप्लोर करते हो,
जस्ट ऊपर से रीडिंग करके उसको याद करके छाप देना, ये काम नहीं चलेगा। ये जो 2 साल आपके हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, दीज आर द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। अगर यहां मेहनत आपने कर ली तो समझो आपकी आने वाली जिंदगी आसान हो जाएगी। आपका जो अगर एम्बिशन है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस करने का, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने का, देन आपको इन 2 सालों के अंदर शदीद मेहनत करनी पड़ेगी। देखो इंसान के लिए वही कुछ होता है जिसके लिए वो सही करता है, कोशिश करता है, ठीक है। तो आप जब इस लिहाज से मेहनत करोगे, इस पॉइंट पे आगे अनथक मेहनत करोगे, देन आपको जो है अल्लाह तबारक व तआला उसका सिला भी जरूर देगा। मेहनत करना आपका काम है, सिला देना अल्लाह का काम है, ठीक है। तो बात चल रही थी कि कंसेप्ट को क्लियर करना है। अब देखो सवाल तो बड़ा वैलिड है कि अकेली गैस से मालिक्यूल सीधा सीधा जाके टकराया, प्रेशर आ गया, जब इधर आए तो मालिक्यूल्स तो सीधा टकरा नहीं सकते, दूसरे मालिक्यूल्स उनकी जो रास्ता है वो खराब कर सकते हैं, तो वो वहां का प्रेशर यहाँ का प्रेशर सेम कैसे हो सकता है। तो पहले बच्चों इसके 2 जवाब हैं, 2 रीजन से मैं आपको इसका जो है आंसर दूंगा। पहला आंसर ये है कि देखो माना कि ये मालिक्यूल जो था गैस 3 का, ये ऐसे आके टकराया, प्रेशर आ गया। अब ये मालिक्यूल टकराने आ रहा था ऐसे, तो इस मालिक्यूल ने इसको टक्कर मारी, इसका रास्ता बदल दिया। लेकिन प्यारे बच्चों अगर ये पॉसिबिलिटी है तो इसके साथ एक और पॉसिबिलिटी भी तो है, वो ये कि ये मालिक्यूल किसी भी वाल से नहीं टकरा रहा, मर्जी से ऐसे जा रहा था, ठीक है। तो ये मालिक्यूल आया, इसने इसको टक्कर मारी, जिसकी वजह से इसका रास्ता बदला और ये जाके वाल से टकरा गया। यानी मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से कोलाइड करके उसको वाल से टकराने से रोक सकता है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल को कोलाइड करके वाल से टकराने पे मजबूर कर दे। तो इस तरीके से हम ये कंपनसेट कर लेते हैं कि इधर भी जितना प्रेशर था उधर भी उतना प्रेशर था, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं ना। अब ये तो नहीं है कि एक मालिक्यूल दीवार से टकराने जा रहा था, दूसरे मालिक्यूल ने टक्कर मारी, उसका रास्ता बदल दिया। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि एक मालिक्यूल जो है मर्जी से मस्तियों में जा रहा था, दूसरे ने आके कोलाइड किया, कोलाइड करके वो जाके वाल से टकराया, तो वो इस तरीके से प्रेशर जो है वो क्या हो गया, मेंटेन हो गया। तो यही चीज है कोलियंस का कंसेप्ट यही है कि दोनों पॉसिबिलिटी से हम ये अज्यूम करते हैं कि जितना प्रेशर यहाँ पे था उतना ही प्रेशर उस गैस का मिक्सचर के अंदर भी होगा। दूसरी चीज 4 कंडीशन हमने इंप्लीमेंट करनी है। दूसरा जो आंसर मैं आपको बताने लगा हूं इसी सवाल का कि 4 कंडीशंस को इंप्लीमेंट करके हम कहेंगे कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तब ओबे होगा। अब वो 4 कंडीशंस कौन सी हैं, उन्हीं कंडीशंस के अंदर आपको इसका जवाब का दूसरा पहलू भी मिल जाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों बात करते हैं वो कौन सी 4 ऐसी कंडीशंस है कि जिनको इंप्लीमेंट करके हम कहते हैं कि डाल्टन लॉ ओबे होगा। तो पहली कंडीशन है जी, इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ईच गैस बिहेव इंडिपेंडेंटली, कि अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस है तो उसमें हर गैस इंडिपेंडेंट बिहेव करती है, आजादाना बिहेव करती है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं आजादाना बिहेव करती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये है कि हर गैस ऐसे बिहेव कर रही होती है कि जैसे उस कंटेनर के अंदर कोई दूसरी गैस मौजूद नहीं है। सिंपली मैं अगर आपको समझाऊं तो अगर मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांधकर काला कपड़ा डालकर, यानी जिससे आपको कुछ भी नजर ना आए, आपको जो है एक हॉल के अंदर छोड़ दूं और कहूं जी आप भागें, सेम इसी तरीके से देखिए अब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, आपके सामने माइंड में यही है कि यहाँ पर और कुछ नहीं है और कोई पर्सन यहाँ पे मौजूद नहीं है। सेम इसी तरीके से वेसल के अंदर जो मिक्सचर में गैसेज है, हर गैस के मॉलिक्यूल ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो अंधे हैं, यानी उनको ऐसे लगता है कि गैस के यानी कंटेनर के अंदर और कोई गैस मौजूद नहीं है। हर गैस की यही सोच होती है कि ये सारा इलाका अपन का है, इसके अंदर कोई और इंटरफेयर नहीं कर रहा, ठीक है। तो पहली चीज ये होनी चाहिए कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर उस मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस पे इंप्लीमेंट करना है जहां पर हर गैस इंडिपेंडेंट बिहेव करेगी, यानी वहां पर कोई दूसरी गैस मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इससे आपको पिछले प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा कि जब गैस को अकेला निकालो तो जितना प्रेशर वो तब लगा रही है, कंटेनर के अंदर मिक्सचर में जाकर भी वो प्रेशर उतना ही एक्सर्ट करेगी, क्योंकि वो हर गैस यहाँ पे क्या बिहेव करती है, इंडिपेंडेंटली। इसी से रिलेटेड सेकंड पॉइंट भी है कि ईच गैस एक्सर्ट्स अ प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ अदर गैसेस, कि मिक्सचर में हर गैस
उतना प्रेशर एक्सर्ट करती है जितना उसने करना है। उसको कोई गर्ज नहीं है गैस नंबर 2 कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, गैस नंबर 3 कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। यानी गैस 1 के मॉलिक्यूल जैसे कोलाइड अकेले में कर रहे थे वैसे ही कोलाइड मिक्सचर में आकर भी करेंगे। हर गैस दूसरी गैस से इंडिपेंडेंट होकर प्रेशर लगाती है, उसको दूसरी गैस के प्रेशर से कोई गर्ज नहीं होती। तीसरी बात कि रैपिडली मूविंग मॉलिक्यूल्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। यानी हर गैस के मॉलिक्यूल के पास इक्वल मसावी मौका होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जाके कंटेनर की वॉल से टकराए। समझ आ रही है बात की कि गैस 2 के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी अपनी मर्जी से जैसे उन्होंने कोलाइड करना था करेंगे, गैस 1 के मॉलिक्यूल्स भी वैसे ही कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो हर गैस के मॉलिक्यूल के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। लास्ट पॉइंट क्या है कि टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ कोलियन पर यूनिट एरिया इन द गिवन टाइम। अब पूरे मिक्सचर का आपने टोटल प्रेशर निकालना है तो आप क्या करोगे, यूनिट एरिया पर गिवन टाइम में जितनी टोटल नंबर ऑफ कोलियंस हो रही हैं वो आपका क्या कहलाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्लियर? तो ये था बच्चों डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट। इसमें 2-3 बारीक चीजें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं और आई होप आपको अच्छे से समझ भी आई होंगी। अब इनको मद्देनजर रख के अब हमने अपनी बेसिक कैलकुलेशंस की तरफ चलना है। एग्जांपल लेते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं और अपनी जो है डेरिवेशंस निकालते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल की और एक्सप्लेनेशन की। ठीक है जी, तो ये मेरे पास है जी 3 कंटेनर, ये कंटेनर नंबर 1, ठीक है, ये कंटेनर नंबर 2 और ये कंटेनर नंबर 3। ठीक है जी, इन तीनों कंटेनर का जो वॉल्यूम और टेम्परेचर है ना वो क्या है, सेम। ठीक है, इसका यानी वॉल्यूम तीनों का कितना है 10 dm क्यूब मिसाल के तौर पर, और टेम्परेचर है जी 50 डिग्री सेल्सियस तीनों कंटेनर्स का। क्लियर है? अब इस कंटेनर नंबर 1 में मैंने कौन सी गैस ले ली थी, मैंने यहाँ पे ले ली जनाबे वाला हाइड्रोजन गैस। क्या ले ली? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस कंटेनर की मैं बात करूं तो इसके अंदर मैंने ले ली जनाबे वाला मीथेन गैस। ठीक है, CH4 गैस। और ये जो लास्ट वाला कंटेनर है प्यारे बच्चों, इसमें मैंने जो गैस ली है वो है जी मेरे पास ऑक्सीजन गैस। क्लियर है? ये 3 गैसेस मैंने 3 डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर ले ली। अब मैं क्या करता हूं, इन तीनों गैसेस को उठाकर एक वेसल के अंदर डाल देता हूं और उसका भी वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होगा, यही होगा। ठीक है, ये मेरे पास जनाबे वाला आ गई चौथी वेसल। ठीक है, और इसका भी वॉल्यूम कितना है 10 dm क्यूब और इसका टेम्परेचर भी कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अंदर जो है तीनों गैसेस को मैंने क्या कर दिया है, इकट्ठा कर दिया। ठीक है, लो जी, ये गैस 1 के मॉलिक्यूल, ये मेरे पास गैस 2 के मॉलिक्यूल आ गए और ये मेरे पास आ गए गैस 3 के मॉलिक्यूल। अब प्यारे बच्चों डाल्टन्स लॉ हमें क्या कहता है, कहता है कि अगर आपने इस मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस का पार्शियल टोटल प्रेशर निकालना है, आपने इन तीनों गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर को क्या कर देना है, सम। अब इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो है जनाबे वाला 500 टॉर। ठीक है, इसका जो मेरे पास पार्शियल प्रेशर है वो है 400 टॉर और इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो है 100 टॉर। ठीक है, तो टोटल प्रेशर PT क्या निकलेगा, तो डाल्टन लॉ ने हमें बताया है, वो कहते हैं PT आपने निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जमा पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस। पार्शियल प्रेशर को मैं स्मॉल p से डिनोट कर रहा हूं और जो टोटल प्रेशर है उसका p जो है वो कैपिटल है। तो जनाबे वाला पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन कितना है 500 प्लस 400 प्लस और ये क्या आ गया 100, तो ये आ गया टोटल 1000 टॉर। ये आपके पास आ गया टोटल प्रेशर। दिस इज का डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा इसके और ऊपर जो है डिस्कशन करते हैं। देखो आपने ये देखा यहाँ गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा है, इसका प्रेशर ज्यादा, यहाँ गैस के मॉलिक्यूल थोड़े कम है, उसका प्रेशर कम, यहाँ गैस के मॉलिक्यूल बहुत कम है तो इसका प्रेशर भी बहुत कम। तो एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर तो तीनों में सेम है, तो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बजाय मैं इसको ज्यादा बेहतर लिखूं तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि आपको पता है आप यहाँ पर क्या लेते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस लेते हो। ठीक है,
और 1 मोल ऑफ ईच गैस कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक रिलेशन क्या आ रहा है कि जो प्रेशर है ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के ऊपर। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाए यानी मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ाई तो प्रेशर बढ़ गया, मॉलिक्यूल्स की तादाद कम की तो प्रेशर कम हो गया। ये हमें डाल्टन लॉ की एक नई अप्रोच या स्टेटमेंट देगा। इसको प्रूव करने के लिए पहले मैं जनरल गैस इक्वेशन का सहारा लेता हूं और इन तीनों के पार्शियल प्रेशर जो है उनको पुट करके इस चीज को हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जनरल गैस इक्वेशन प्यारे बच्चों आपके पास थी PV = nRT। अब अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करूं हाइड्रोजन गैस के लिए, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो प्रेशर की जगह क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन RT। ठीक है, वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हुआ डिवाइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन RT/V। RT/V टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, R वैसे ही कांस्टेंट है आइडियल गैस, तो मेरे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आया, एक रिलेशन। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर मैं इसी इक्वेशन को इंप्लीमेंट करूं मीथेन पे तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन गैस वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन RT। वॉल्यूम इधर आके डिवाइड हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन RT/V। ठीक है, ये तीनों कांस्टेंट है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। क्लियर। अब प्यारे बच्चों इसी चीज को अगर मैं इंप्लीमेंट करूं इसके ऊपर ऑक्सीजन गैस पे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन RT। अब जनाब वाला इस वॉल्यूम को इधर लाके क्या कर दो डिवाइड, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन RT/V। ठीक है, अब ये तीनों कांस्टेंट है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रूफ हो गया कि प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जरा इसके अंदर इस इक्वेशन में कि टोटल प्रेशर निकालना है तो हम जरा इन पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज जो हमें यहाँ पे आई हैं, हाइड्रोजन का फार्मूला, मीथेन का और ऑक्सीजन का, इन फार्मूलाज को यहाँ पुट करते हैं। ठीक है जी, तो टोटल प्रेशर प्यारे बच्चों क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन RT/V। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन RT/V प्लस इसका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन RT/V प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन RT/V। तो प्यारे बच्चों इसको यहाँ पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन RT/V। देखो RT/V तीनों में कॉमन है तो मैं उसको कॉमन निकाल सकता हूं, तो मैंने इसको कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ क्या आ गया RT/V। अब अगर आप प्यारे बच्चों गौर करो तो ये तीनों क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर है। यानी अगर आप हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स, मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स को जमा करो तो आपके पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसे मैं किससे डिनोट करता हूं, NT से। तो NT = टोटल नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, NT RT/V = टोटल प्रेशर। ठीक है, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन। अब आपको पता है RT/V क्या है, कांस्टेंट है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ मोल। तो प्रूफ हो गया, डाल्टन लॉ साहब ने जो कहा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, यानी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कम करोगे प्रेशर कम हो जाएगा। और कंडीशंस क्या है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो वो जो हमने एक तरतीब चलाई हुई थी, जैसे हमने पढ़ा क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ में पढ़ा, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर और क्या रहेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। फिर हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ, उसने कहा जी वॉल्यूम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे जनाबे वाला प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट। फिर हमने पढ़ा था, याद हो आपको, एवोगाड्रो लॉ,
उसने क्या बोला कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, टेंपरेचर और प्रेशर क्या रहेंगे, कांस्टेंट। देन हमने पढ़ा गेल-लुसेगला, उसने कहा कि प्रेशर और टेंपरेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे कांस्टेंट। और अब हमने पढ़ा है डाल्टन्स लॉ, वो कहता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, जब टेंपरेचर और वॉल्यूम क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो ये चीजें आपको रिवाइज होनी चाहिए एमसीक्यू के हवाले से। तो ये डिफरेंट लॉज पढ़े हमने। तो डाल्टन लॉ की यहाँ से एक नई स्टेटमेंट भी आप निकाल सकते हो कि प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, आगे उसकी रेशियो निकाल के आप वो डिस्कशन भी कर सकते हो। अब यहाँ तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट हमने एक फार्मूला निकालना है कि आपको किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो उसके लिए आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करोगे। अरे बच्चों, हमने बात करनी है जी कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, कि किसी भी गैस का जो है आप पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इसके लिए छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल में मेरे पास जनाबे वाला ये एक कंटेनर है, इसमें एक है जी गैस नंबर 1। ठीक है, ये है जी गैस नंबर 1। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, इसको मैं जरा कह लेता हूँ गैस ए कह लेता हूँ, 1 नहीं कहता, गैस ए कह लेता हूँ। ठीक है, तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या होंगे, Na, और इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, Pa। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों इसमें एक दूसरी जो नॉन रिएक्टिंग गैस है वो क्या है, गैस B। ठीक है, ये गैस B के मॉलिक्यूल आ गई, गैस B। ठीक है, इसका जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या है, Nb, और इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, Pb। क्लियर है बात। अब जरा जनरल गैस इक्वेशन को इसके ऊपर क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो जनरल गैस इक्वेशन क्या कहती है, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो टोटल प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स RT। ठीक है, अब अगर मैं गैस A पे इंप्लीमेंट करूं तो वो क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A वॉल्यूम मल्टीप्लाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A RT। इसी तरीके से प्यारे बच्चों इस इक्वेशन को गैस B पे इंप्लीमेंट करूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B RT। ठीक है, अब ये मेरे पास है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 3। ठीक है, आप क्या करो, इक्वेशन 2 को 1 पे क्या कर दो, डिवाइड। ठीक है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ A वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A RT डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर V इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स RT। ठीक है, अब जनाबे वाला वॉल्यूम से वॉल्यूम मर गया, RT से RT मर गया, मेरे पास क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A बटा टोटल प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। मुझे क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, इसलिए डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो ये आपके पास क्या आ गया, फार्मूला आ गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहां पर एक छोटी सी टर्म इंट्रोड्यूस होगी और उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। क्या नाम है जी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, एक चीज याद रखनी है, इसको x से डिनोट करते हैं। अब मोल फ्रैक्शन क्या है, किसी भी सब्सटेंस की मोल फ्रैक्शन से मुराद उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को मिक्सचर में मौजूद तमाम सब्सटेंसेस के टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर डिवाइड कर देने से आ जाती है। यानी अगर आप देखो कि मैं अगर गैस A का अगर मोल फ्रैक्शन निकालूं तो वो गैस A के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दूं टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने भी गैस के हैं मिक्सचर के अंदर, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। यानी अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो वो क्या होगी कि मोल फ्रैक्शन of a substance, ठीक है, is number of moles of that substance divided by total number of moles of all substances present in the mixture। ठीक है, present in the mixture। ठीक है,
यानी प्यारे बच्चों कि अगर किसी भी सब्सटेंस के आपने मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को मिक्सचर में प्रेजेंट तमाम सब्सटेंसेस के टोटल नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड कर दो तो वो क्या आ जाएगी, उसकी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरीके से देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगी, वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो इसकी जगह मैं XA पुट कर सकता हूं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो ये मेरे पास फार्मूला आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस को मेजर करने का। तो वो क्या होगा, अगर आपको उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल प्रेशर दिए गए हैं या मोल फ्रैक्शन दी गई है तो आप उसका पार्शियल प्रेशर मेजर कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं गैस बी की बात करूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये मेरे पास फार्मूलाज आ गए हैं किसी भी गैस के पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। एंड में दो एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। याद रखना है किसी भी गैस का या किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन जब भी आप लोगे वो हमेशा लेस देन यूनिटी होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस is always less than unity। यानी किसी भी सब्सटेंस का अगर आप मोल फ्रैक्शन लोगे वो हमेशा एक से कम आएगा। मिसाल देते हैं, देखो गैस 1 के नंबर ऑफ मोल्स लेट्स सपोज कितने हैं 2, गैस 2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 6। ठीक है, अब अगर मैं गैस ए का नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालूं तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं 2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 6, तो ये क्या आएगा 1/3। इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। क्लियर है बात। इसी तरीके से अगर यहां पे देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हैं 4, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 6, तो 2 3, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर जो है जनाबे वाला वो हमेशा किसके आएगा, लेस देन 1 आएगा। ये चीज याद रखनी है। तो किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन लोगे वो क्या है, उस सब्सटेंस के मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड कर दो और ये हमेशा क्या आएगा, लेस देन यूनिटी आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितने भी मोल्स फ्रैक्शन है उनका सम कर दो, वो किसके इक्वल आता है, यूनिटी के। ठीक है, द सम ऑफ all mole fractions in a mixture is equal to unity। ठीक है, तो जितनी भी सब्सटेंसेस के आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे एक मिक्सचर में उनका सम करोगे तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। आप बेशक इसी एग्जांपल को इंप्लीमेंट करके देख लो, जरा कैलकुलेशन करके देखो कि इसके जो कितनी आ रही है मोल फ्रैक्शन, इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी आई है, उन दोनों को जमा करोगे तो वो 1 के इक्वल आएगी। इसी तरीके से आप खुद से भी एज्यूम कर सकते हो, एक मिक्सचर बना लो गैस 1 2 3, उनके नंबर ऑफ मोल्स लिखो, उनकी मोल फ्रैक्शन निकालो, जब आप उनका सम लोगे तो हमेशा यूनिटी आएगा। तो ये था जी जनाबे वाला हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को समझा, उसके कांसेप्ट को समझा और डिफरेंट एमसीक्यूज को जो है हमने डिस्कस किया। आई होप आपको हर चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर कोई बात समझ नहीं आई या कोई जो है सजेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।